नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो बिना लेट किए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर क्या होती है, तो देखिए, स्ट्रक्चर एक प्रकार का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसे हम अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल डाटा टाइप की तरह यूज़ करते हैं। मतलब इसमें ये एक प्रकार का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब यूज़र खुद क्रिएट करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिसे हम अलग अलग डाटा टाइप्स के वेरिएबल को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है। मतलब कोई भी डेटा टाइप्स है वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब एक प्रकार का कंबाइंड डेटा टाइप है वो, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स। और एक सिंगल डाटा टाइप की तरह है, यह कार्य करेगा, मतलब एक सिंगल डाटा टाइप की तरह यह वर्क करता है जो यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा टाइप अलग अलग डाटा टाइप्स के वेरिएबल का ग्रुप करके बनाया जाता है। हमने अभी पढ़ा है कि स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका कलेक्शन करके उसके ग्रुपिंग के द्वारा है वो वेरिएबल के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर के सिंगल वेरिएबल में अलग अलग डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में, उसमें विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, क्योंकि ये एक से ज़्यादा या मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक्सेस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे ऊपर हम स्टूडेंट्स का नेम स्ट्रिंग में, एज उसकी इंटीजर में लेते हैं और उसके सीजीपीए मतलब उसके जो मार्क्स होते हैं उसको फ्लोट के अंदर है वो स्टोर करना चाहते थे कि हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को नेम, एज और सीजीपीए को ग्रुप करके सिंगल यूनिट के तौर पर उसको यूज कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सी प्रोग्रामिंग में इस तरह के काम के लिए स्ट्रक्चर डेटा टाइप के वेरिएबल्स या एरे का यूज़ करना बेस्ट चॉइस होता है। मतलब इसमें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर होता है वो विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स का यूज करके हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को, और या हम इसको एरे के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। एरे के द्वारा भी हम उसके रिकॉर्ड को वो प्रिंट करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट है हमारा कि डिफाइन स्ट्रक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को किस प्रकार है वो डिफाइन किया जाता है, तो हम पढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये मुख्य बात इसमें ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग में जो हम डिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम स्ट्रक्ट है वो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो कंपाइलर है अपने आप इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वह हमें बता देगा कि आप स्ट्रक्चर है वो यूज करना चाहते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप अलग अलग डेटा के टाइप्स के वेरिएबल को ग्रुप करके एक नया डेटा टाइप है वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हम इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स का यूज करके एक सिंगल डेटा टाइप की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसलिए स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या ड्राइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो यूजर डेटा टाइप होता है वो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो भी यूजर ही क्रिएट करता है। विभिन्न प्रकार के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको एक सिंगल डेटा टाइप में कंबाइन करके, या इसको ड्राइव्ड डेटा टाइप भी कहा गया है सी लैंग्वेज के अंदर। तो आपको डिफाइंड डेटा टाइप या ड्राइव्ड डेटा टाइप कोई भी यदि पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर आए तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ड्राइव्ड डेटा टाइप क्या आता है या डिफाइंड डेटा टाइप क्या आता है। ये दोनों यूजर डिफाइन ही होते हैं, यूजर के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सिंटेक्स, किस स्ट्रक्चर को किस प्रकार है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटेक्स है ये। तो फर्स्ट आपको स्ट्रक्ट है वो कीवर्ड लगाना है। अभी हमने पढ़ा है कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के द्वारा इसको डिफाइन करते हैं। तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है, स्ट्रक्चर नेम, जो आपको स्ट्रक्चर का नेम लेना है वो, फिर इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी के अंदर आप टाइप करेंगे डेटा टाइप मेंबर फर्स्ट,
डेटा टाइप मेंबर टू, इसमें जो आप वेरिएबल लेना चाहेंगे वो, और इसके बाद में होगा डेटा टाइप। अब जितने भी डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल्स लेना चाहेंगे आप इनको वेरिएबल्स को लीजिए और उनको करली ब्रेसेस के अंदर है वो क्लोज कर दीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते वक्त स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम अपनी मर्जी से सी के जो आइडेंटिफायर रूल होते हैं उनको फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को एक नाम है वो असाइन करते हैं या एक नाम है वो देते हैं कि स्ट्रक्चर को एक विशेष नाम के द्वारा इसमें डिफाइन किया जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखना चाहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर नेम देने के बाद हम स्टूडेंट्स के करली ब्रेसेस स्ट्रक्चर के करली ब्रेसेस के अंदर हम अलग अलग डेटा के टाइप्स का जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो करते हैं और इन वेरिएबल्स को हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स भी कहते हैं। मतलब जैसे ही हम एक बार स्ट्रक्चर का नाम देंगे कोई भी, उसके बाद हम इसको करली ब्रेसेस के द्वारा इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग डेटा के टाइप्स होते हैं उनको करली ब्रेसेस के अंदर है वो इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन कौन से वेरिएबल इसके अंदर यूज में लेना चाहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चर मेंबर डिक्लेयर करना ठीक वैसे ही होता है जैसे अभी तक आपने वेरिएबल्स और एरे के लिए डिक्लेरेशन करते आए हैं। मतलब स्ट्रक्चर के लिए जो हम मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं वो एक प्रकार से जो वेरिएबल और एरे डिक्लेरेशन होता है उसी से रिलेटेड होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि जो स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के लिए लास्ट में यानी जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस होता है उसके बाद में सेमी कोलन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करने के बाद में हम जो करली ब्रेसेस को ऑफ करते हैं उसके बाद हमें सेमी कोलन लगाना अनिवार्य होता है, वरना ये कंपाइलिंग एरर है वो शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को वेरिएबल्स और एरेज की तरह ग्लोबल स्कोप या लोकल स्कोप में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में जब हम स्ट्रक्चर को वेरिएबल्स और एरे की तरह ग्लोबल स्कोप या लोकल स्कोप में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि जो आपका वेरिएबल होता है उसको आप ग्लोबल के द्वारा भी, मतलब आप करली ब्रेसेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और करली ब्रेसेस के बाहर, मतलब मेन फंक्शन के अंदर भी आप अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बॉडी के बाहर भी आप अपने वेरिएबल्स को है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो अंदर की ओर डिफाइन होंगे वो होंगे आपके लोकल वेरिएबल और जो बॉडी के अंदर होंगे वो होंगे आपके जो बॉडी से बाहर होंगे मेन फंक्शन की वो तो होंगे ग्लोबल वेरिएबल, और जो बॉडी के अंदर आप इनिशियलाइज करोगे वो होंगे आपके लोकल वेरिएबल। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप उसे किसी भी फंक्शन के बाहर यानी ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करेंगे तो किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब यदि आप करली ब्रेसेस से बाहर कहीं भी अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे तो आप पूरे फंक्शन में उन वेरिएबल्स को यूज कर सकेंगे। और अगर आप फंक्शन के अंदर यानी लोकल स्कोप में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो आप उसे सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि यदि आप ग्लोबल स्कोप में या फंक्शन जो करली ब्रेसेस है उनसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं करली ब्रेसेस से बाहर, तो आप इसको पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ में ले सकते हैं कहीं भी। लेकिन यदि आप उसके अंदर उसको इनिशियलाइज करेंगे तो केवल आप करली ब्रेसेस के अंदर ही उनको यूज़ में ले सकेंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है, इसका एग्जांपल है। फर्स्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है, हमने पहले इनिशियलाइज किया था डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद में आपको नाम देना है, स्ट्रक्चर का नेम क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हमें स्ट्रक्चर के लिए नाम है वो असाइन कर दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इंटीजर रोल नंबर, हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर देना है इसके अंदर, और करेक्टर नेम, उसका नेम देना है स्टूडेंट्स का, और उसका जो नेम होगा वो 20 करेक्टर से अबव नहीं होना चाहिए। हमने इसकी लिमिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी कि जो करेक्टर नेम है यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो हम नेम प्रोवाइड करवाएंगे उसका जो मैक्सिमम जो करेक्टर होंगे उसके 20 करेक्टर होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर फ्लोट होगा, फ्लोट में हम उसके CGPA या हम उसके मार्क्स को है वो प्रोवाइड करेंगे या उसकी ग्रेड है उसको प्रोवाइड करेंगे फ्लोट के अंदर। CGPA उसकी जो ग्रेड दे रखी है यहाँ पर
उसके बाद में इसका जो सेकंड एग्जांपल है हमारे स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन का, वो है बुक्स के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे करेक्टर बुक्स नेम और ए नेम। अब यहाँ पर होगी इंटीजर प्राइस, मतलब करेक्टर बी नेम, बुक्स का नेम, ए यानी उसका ऑथर, ए का मतलब हो गया यहाँ पर ऑथर यानी उसका लेखक का नेम, बुक्स का नेम और उसका प्राइस, इंटीजर प्राइस मतलब उसकी कितनी प्राइस है बुक्स की, क्या नेम होगा बुक्स का और बुक्स का ऑथर का नाम क्या होगा, उसको हम प्रिंट करवाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिक्लेरेशन होता है वो सी प्रोग्रामिंग में किस प्रकार करते हैं। तो ये देखिए ऊपर हमने सीखा कि कैसे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रक्चर डेटा टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि केवल हमें उसको डिफाइन करके हम अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेटा टाइप तब तक यूजलेस होता है जब तक आप उस डाटा टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं कर देते। मतलब जब तक हम डाटा टाइप्स के वेरिएबल को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमें वो डाटा टाइप है वो हमारे कोई भी वर्क है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए अब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखेंगे कि स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने सी प्रोग्राम में दो तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के वक्त ही हम उसको डिक्लेयर कर दें, और दूसरा होता है हम स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन करने के बाद हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करें। तो ये यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के साथ में, मतलब कि स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के साथ हम किस प्रकार वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका नाम देना है स्ट्रक्चर का, कि हम स्ट्रक्चर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम, कोई भी नेम रखना आपने स्ट्रक्चर का। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, कर्ली ब्रेसेस को फिर ऑफ करना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट है वो देना चाहिए अपना, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, डाटा टाइप मेंबर, मतलब यहाँ पर आप जो भी डेटा टाइप देना चाहेंगे वो आपका डेटा टाइप है वो आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल, उसके बाद हम जितने भी वेरिएबल 1 2 या जितने भी वेरिएबल्स है वो अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जांपल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स नाम का एक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर क्रिएट करना है। उसमें स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर हैं वो होंगे, उसका नाम होगा करेक्टर में, और उनके CGPA होंगे फ्लोट्स के अंदर। और यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी लेंगे वो होगी 2, मतलब यहाँ पर 2 स्टूडेंट लेंगे हम, स्टूडेंट फर्स्ट एंड स्टूडेंट सेकंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में है कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेरेशन को स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के बाद में किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो ये देखिए इसमें बाद में डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम, वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल सेकंड, और उसके बाद आप जितने वेरिएबल लेना चाहिए उनको लेके और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये होगा कि अब स्ट्रक्चर बनाते समय किस प्रकार अपने वेरिएबल को है वो डायरेक्ट एक्सेस करवा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। इसका एग्जांपल हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ इसका एग्जांपल। सेम काम करना आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसकी पहले यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है, इंटीजर रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर देना है, उसका नेम देना है, और अधिकतम उसमें 20 कैरेक्टर्स है वो होने चाहिए। फ्लोट CGPA, उसकी जो CGPA या जो ग्रेड है उसको फ्लोट के अंदर आपको मेंशन करना है, और देन कर्ली ब्रेसेस को आपको ऑफ कर देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लगाना है, यहाँ पर लास्ट में इसको इनिशियलाइज करना है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट फर्स्ट और स्टूडेंट 2। अब इसमें हमें नीचे पॉइंट्स बताया गया है कि जैसा कि आपने ऊपर देख सकते हो कि मैंने
स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के दोनों तरीकों का सिंटेक्स और एग्जाम्पल बताया है। स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन के दोनों एग्जाम्पल हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टूडेंट फर्स्ट और स्टूडेंट सेकंड को डिक्लेयर किया है। आप इसी तरह और भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते, मतलब आप इसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए आप प्रोग्राम है या वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स को होल्ड करते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर के सभी वेरिएबल्स होते हैं वो इसके सभी जो मेंबर्स होते हैं उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, जो हम इसके मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं और सभी को यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, और इन्हीं वेरिएबल की हेल्प से आप स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हम एक्सेस करते हैं वो वेरिएबल के द्वारा ही हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होते हैं उनसे स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, जो हमें अभी जस्ट पढ़ा है कि किस प्रकार वो एक्सेस करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें उसमें यूजर्स से इनपुट लेने के लिए, उन्हें प्रिंट कराने के लिए या किसी अन्य काम के लिए हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। मतलब उनमें मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, उनको प्रिंट करवाने के लिए और उनके मेंबर्स को एक्सेस करवाने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का ही यूज लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर मेंबर्स को किसी भी काम के लिए एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ में डॉट ऑपरेटर का लिखेंगे, जिसे हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि जो स्ट्रक्चर मेंबर्स को किसी भी काम के लिए एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ में हमेशा डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। ये अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि किस प्रकार इसको एक्सेस करते हैं। तो ये होगा स्ट्रक्चर वेरिएबल और मेंबर का नेम। स्ट्रक्चर वेरिएबल कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर डॉट उसका मेंबर नेम, उसके मेंबर का क्या नाम है आपको प्रोवाइड करना, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के मेंबर है वो किस प्रकार हम इनिशियलाइज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर। तो आप देखते हैं, आप स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के वक्त ही उसके मेंबर्स को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम पर एरर शो होगा। मतलब आप जैसे ही स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करते हैं उस समय मेंबर्स को आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपाइलेशन एरर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर मेंबर्स को स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के बाद में स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की हेल्प से इनिशियलाइज किया जा सकता है। मतलब जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं उसको डिक्लेरेशन के बाद ही आप उसके वेरिएबल हैं उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये होगा इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। मैं आपको प्रोग्राम कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट हम इसको इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रक्ट और स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रक्चर है वो बनाना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर, उसका रोल नंबर, और ये सब करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, हमें याद रखना आपको। इंटीजर रोल नंबर, उसका रोल नंबर क्या होगा, उसके CGPA क्या होंगे, वो हमें फ्लोट्स के अंदर है वो शो करने हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस को ऑफ करने के बाद हम लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट फर्स्ट। हमें स्टूडेंट फर्स्ट के लिए सबसे फर्स्ट इनिशियलाइज करना है, तो हम लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट डॉट रोल नंबर। उसके रोल नंबर की इनिशियलाइज करेंगे 12, स्टूडेंट फर्स्ट डॉट CGPA, उसका CGPA कितना होगा, उसके मार्क्स कितने हुए 8.9। उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न 0 है वो यूज में लेंगे, तो हम लिखेंगे रिटर्न 0। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये हमारा सेम टू सेम है वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होके आएगा। हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम इसके बाद में इसको प्रिंट स्टेटमेंट देके प्रिंट करवा के हम आउटपुट स्क्रीन में डायरेक्ट इसको शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसी एग्जांपल से संबंधित है
पॉइंट ऊपर एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के बाहर यानी ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया है, मतलब जो मेन फंक्शन होता है उसके बाहर इसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये मतलब ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज होगा। तो ये देखिए मेन फंक्शन के इसको बाहर है वो इनिशियलाइज किया गया है। अब नेक्स्ट है, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के अंदर यानी लोकल स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं वो इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं। उसमें जो इनपुट और आउटपुट हम बाहर से कमांड देते हैं वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका पॉइंट है, जैसे अभी तक आप वेरिएबल्स में इनपुट लेते आए या उन्हें प्रिंट करते हुए आए हो, तो लगभग ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर मेंबर्स को प्रिंट एफ और फंक्शन की हेल्प से स्क्रीन कंसोल पर प्रिंट करवा सकते हो, और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से आप उनमें यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए सेम प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज में लेंगे, और जो यूजर से इनपुट लेंगे वो भी किसी स्कैनफ फंक्शन की मदद से लेंगे, जो हम सी में सामान्यतः यूज में लेते हैं स्कैनफ फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको बस हर मेंबर्स के लिए सही फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना, मतलब इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, करेक्टर के लिए %c, डबल के लिए %if, उसी प्रकार उसको हमें जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है प्रोग्राम के अंदर। और मेंबर्स को एक्सेस कराने के लिए स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करना है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा है कि सी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को किस प्रकार है वो स्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम फर्स्ट इसको इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर है वो रेडी करेंगे एक, हम इसमें लिखेंगे इंटीजर रोल नंबर है उसको प्रोवाइड कराएंगे, स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें फ्लोट में उसका CGPA है वो भी इसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन के में लिखेंगे हम स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंटफ इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। उसके बाद में इसको स्कैनफ फंक्शन के द्वारा इनपुट लेंगे, उसी प्रकार उसका नेम और इसको यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे, और इसका CGPA और यूज़र के द्वारा इनपुट, फिर इनको डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट का रोल नंबर stfirst.roll number, नेम stfirst.name और CGPA stfirst.CGPA, देन रिटर्न 0। और जैसे हम इसको रन करवाएंगे और उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें वैल्यू को आउटपुट में शो करेगा। तो ये होगा स्ट्रक्चर का पूरा कंसेप्ट। तो आई होप दोस्तों ये स्ट्रक्चर का वीडियो पसंद आया होगा, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आपको इसको अच्छे से देखना है, और मैं इसका प्रोग्राम भी मेरे चैनल पे वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना डाउट है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।